नमस्कार, पोल पंच में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके साथ हूं नरेश कोश्यारी। आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। 3 चरणों में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं। 10 साल बाद कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर में, और हरियाणा में एक ही चरण में चुनाव होगा। और अब हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो चुनाव है, किस प्रकार से वहाँ पर पार्टियां जो हैं एक दूसरे पर लगातार किस तरीके से प्रचार करते हैं और क्या वहाँ का समीकरण बनेगा, इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ अरुण चौबे सर हैं, संपादक हैं इंडिया.com के। क्योंकि आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है सर, तो शुरुआत हरियाणा से करते हैं, फिर कश्मीर में आएंगे। तो हरियाणा में चुनाव का ऐलान हो गया है, तो क्या लगता है क्या समीकरण बनेंगे हरियाणा में? नरेश, देखिए, जैसे कि 2 स्टेट का ही आज शेड्यूल उन्होंने अनाउंस किया है इलेक्शन कमीशन में, जबकि उम्मीद थी कि महाराष्ट्र और झारखंड का भी इसी के साथ में अनाउंसमेंट होगा। लेकिन उसके अपने कारण है, जो कि इलेक्शन कमीशन से जब स्पेसिफिक प्रश्न पूछा गया तो उसको उन्होंने अवॉइड किया, उस पर उत्तर नहीं दिया। तो उसके आगे हम लोग बात करते हैं कि हरियाणा में चुनाव काफ़ी सिग्निफिकेंट है इस बार ऑपोजिशन के लिए, इंडिया ब्लॉक के लिए। है सर, बहुत देखा जाए तो उनके लिए बहुत क्रूशल है, क्योंकि 2 बार से जिस तरह से बीजेपी वहाँ पर स्वीप करती आई है इलेक्शन, और दूसरी बार में उन लोगों ने कोएलिशन करके जो है हरियाणा जनहित पार्टी के साथ सरकार बना ली थी, और 2 बार से लगातार वो 10 की 10 लोकसभा सीट जीत रहे थे। इस बार जिस तरह से उनको आधी सीट मिली है, 5 सीट पर सिमटा दिया है इंडिया ब्लॉक ने, तो और इंडिया ब्लॉक साथ में बदले हुए समीकरणों में काफ़ी आशान्वित है। इसीलिए उन्होंने पहले से अपनी स्ट्रेटजी बना ली है और जन अभियान भी शुरू कर दिया है। तो उसमें लगता है कि कांग्रेस जो है इस बार बहुत अच्छा करेगी। रादर जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही, उसमें लग रहा है कि 50-50% जो है नेक एंड नेक फाइट है। उसमें कौन किन बदली हुई परिस्थितियों में सरकार बना लेगा, अभी से कहना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल सर, जिस तरीके से हमने हरियाणा में देखा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत एक्टिव हो गए हैं। इस बार लग रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरीके से उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा है, उससे पहले वो लगातार निर्दलीय विधायकों को अपनी ओर करने में लगे हुए थे। और जो भी लगातार वहाँ पर पार्टी के अंदरूनी खबरें जो आ रही थी, क्लैश की खबरें आ रही थी, उसको भी कहीं ना कहीं पार्टी, अब राहुल गांधी उस पर आ रहे हैं, वो उसके समाधान के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए कितनी मुश्किल हो सकती है? देखिए, आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि राहुल गांधी का चेहरा, राहुल गांधी के 2 बार के यात्रा के बाद में, और दूसरी वाली जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद में, जिस तरह से लोकसभा में इन लोगों ने अपनी सीटें जीती हैं और ऑपोजिशन को यूनाइट करके जो राहुल गांधी का एक बड़ा चेहरा उभरा है। पहले लोग उनको उतना सीरियसली नहीं ले पा रहे थे, लेकिन इस बार वो मजे हुए नेता की तरह फोर फ्रंट से अपनी पार्टी को लीड कर रहे हैं। उन्होंने सभी जगह अपने कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह भर दिया है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, या यूँ कहें कि यहाँ पर भी हरियाणा में भी उन्होंने उस उत्साह का संचार किया हो, उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है। उसी वजह से जो है, जो यूनिटी और फैक्शनलिज्म की बात कर रहे हैं, जो फैक्शंस बने हुए, फैक्शंस भी कमज़ोर तब होते हैं जब उनका जो नेतृत्व वाला लीडर जो है वो मजबूत होता है। अदरवाइज लोग अपने अपने इंटरेस्ट के साथ में किनारे होने लगते हैं। तो इस बार जिस तरह से हुड्डा साहब जो है, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है, चूँकि वो कांग्रेस 10 जनपद के करीब नज़दीकी रहे काफ़ी, तो उनका जो उन्होंने जो अपना जो जाट नेताओं को एक साथ में लिया, स्टेट प्रेसिडेंट को, कांग्रेस को एक साथ में लिया, लोगों ने मिलके अपनी जो इफेक्टिवनेस है वहाँ की राजनीति में, उसको दिखाते हुए जो है 5 सीटें जीती हैं। दूसरा एक फैक्शन जो कुमारी शैलजा का है, शैलजा जो कि दलित नेता है, बड़ी नेता है, उनकी भी अपनी चीफ मिनिस्टरियल एम्बिशंस हैं। इसी वजह से वो अलग से अपनी यात्रा कर रही हैं। और जो 10 साल का जो हिसाब दो यात्रा शुरू की थी हुड्डा जी के नेतृत्व में, जो उन लोगों ने शुरू किया था, उसका अभियान चला। उसके बाद में इस समय कुमारी शैलजा का अभियान चल रहा है। तो उसमें देखा जाए, दोनों जो फैक्शंस हैं मजबूती कांग्रेस को ही दे रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो डिसीजन होना है, जो चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, या जब उनके पास पर्याप्त सीट आती है, तो वो केंद्र से ही होना, यानी जो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी मिलकर ही तय करेंगे। तो ये एक अलग स्थिति है। लेकिन उसके बीच में समीकरणों की हम लोग बात करते हैं, तो जाट वोट बैंक बहुत प्रभावी है वहाँ पर। उसके साथ में दलित वोट बैंक इनके साथ में आता है, और माइनॉरिटी, जो कि माइनॉरिटी और दलित जो है सहज तरीके से उनके साथ में आ जा रहा है, क्योंकि उसका प्रतिफल लोगों ने उत्तर प्रदेश में देखा है। तो वहाँ का जो नैरेटिव बन के आ रहा है, वो हरियाणा के ऊपर भी लागू होता हुआ दिखता है। शायद यही वजह थी, आपने ध्यान दिया होगा कि बीच में बहुजन समाजवादी पार्टी
एक्टिव हो गई है। बहुजन समाजवादी पार्टी एक्टिव हुई, उसने इंडियन नेशनल लोकदल जो वहाँ से है, जो चौटाला वाला ग्रुप है, उसके साथ में अलायंस किया है। आउट ऑफ 90 सीट्स जो है असेंबली सीट्स में से उन लोगों ने कहा है कि 37 पर हम लड़ेंगे। 37 पर लड़ने का मतलब है कि उनको लग रहा है कि हमारा जो वहाँ का जो शेड्यूल कास्ट वोट बैंक है, वो अगर जाट वोट बैंक के एक फैक्शन के साथ मिलता है तो उनको उत्तर प्रदेश में जो मुंह की खानी पड़ी है उससे, और प्लस यहाँ चौटालाज के जो अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, तो दलित वोट के कॉम्बिनेशन के साथ मुझे लगता है कि वो लोग अपने खाता भी खोलेंगे और कुछ अच्छी स्थिति में आने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर सर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात करें तो बराबरी की टक्कर हमें नजर आ रही है वहाँ पर। अब बात करते हैं सर जम्मू कश्मीर की। 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में। सर बहुत उत्साह है, खासतौर पर क्षेत्रीय पार्टियों में, चाहे वो उमर अब्दुल्ला की पार्टी हो, महबूबा मुफ्ती की पार्टी हो या अन्य जो दल हैं वो हों, सब में बहुत जोश है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत जोश नजर आ रहा है। तो ऐसे में कौन सी पार्टियां जो हैं वो कश्मीर में हावी हो सकती हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, एब्रोगेशन ऑफ जो आर्टिकल 370 जी उसको हटने के बाद में और 35A के हटने के बाद में काफ़ी चीज़ें बदली हैं। जिस तरह से लोगों ने एक तरह से नरेशन बनाने की कोशिश की थी कि यहाँ पर जो तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा या फिर चीज़ें बदल जाएंगी, कत्लेआम हो जाएगा, ऐसी स्थितियाँ हुई नहीं। सरकार ने, केंद्र सरकार ने जिस इच्छा शक्ति के साथ वो चेंज किया था, एब्रोगेट किया था आर्टिकल 370 को, उसके बाद की उन्होंने रणनीति बना रखी थी। किस तरह से पंचायती राज इलेक्शन हुआ, उसमें भी लोग अपने अधिकारों को समझने लगे हैं, डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू हो गया है और रिकॉर्ड नंबर ऑफ जो है टूरिस्ट वहाँ पहुँचने लगे हैं। तो ये जो परिवर्तन की बयार चल रही है, आपने देखा होगा कि जो मिडिल ईस्ट से, जो यूएई से 30,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी होटल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, तो ये सब टूरिज्म को प्रमोट करने की बात हुई। तो ऐसा नहीं, एक बड़ा सेगमेंट, एक छोटा सा सेगमेंट जो है, जो कि आईएसआई और पाकिस्तान समर्पित है, जिसके दिमाग में अभी भी है। लेकिन से चुनाव नजदीक आते ही हम देख रहे हैं कि कश्मीर में, जम्मू में, दोनों जगहों पर आतंकी हमले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। जैसे ही चुनाव, ये कहा जाने लगा था कि जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं, तो वहाँ पर आतंकी हमले बढ़ गए थे और सबका कनेक्शन पाकिस्तान से है। तो यही जो मैं अभी बात कह रहा था कि एक वर्ग अभी भी वहाँ मौजूद है जिसको लगता है कि हम लोग जो है अलग कश्मीर बना के जो है कश्मीर को अलग करेंगे और पाकिस्तान के समर्थन से ऐसा कर लेंगे। तो ऐसा अब एक तरह से जो डे ड्रीम कहते हैं, दिवा स्वप्न, उस तरह की स्थिति है, क्योंकि लोगों ने वहाँ आम आदमी के बीच में, कुछ लोग डरे हुए हैं जो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी में जो डेवलपमेंट के साथ में जो उनकी जो क्या कहूँ कि आमदनी में इंक्रीज हुआ है, टूरिज्म ही सबसे बड़ा वहाँ का सेक्टर है। मैंने जैसा कहा कि जो मिडिल ईस्ट से जो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी होटल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, तो ये सब चीज़ें बनने की, अगर बनने की स्थितियाँ नहीं होंगी तो कैसे लोग आएंगे? इसका मतलब मैसेज साफ है। G20 की जो समिट हुई थी तो उसका भी प्रोग्राम वहाँ पर कश्मीर में रखा गया था। लोगों ने वहाँ से जो इंटरनेशनल कम्युनिटी आई उसके साथ में भी एक इम्प्रेशन गया इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये सब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर वहाँ पर क्रिएट हुआ। और मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में ये सब परिवर्तन तो हुए ही है, साथ में जो वैली और जम्मू रीजन में डीलिमिटेशन जो 2022 मई में उसकी जो सीट्स बढ़ी हैं, डीलिमिटेशन में 90 सीट हो गई हैं। पहले 46 वैली रीजन में हुआ करती थी, एक बढ़ गई 47 हुई है, यहाँ पर बढ़ के 43 हो गई है। तो 43 और 47 यानी कि 90 सीट्स हो गई हैं। और वैली से के कंपैरिजन में जो जम्मू रीजन में 6 सीटों का बढ़ना है, उसमें लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को जो है उसमें फायदा ज्यादा हो सकता है। जम्मू से हमेशा भारतीय जनता पार्टी को ही ज्यादा समर्थन मिलता है। तो उसमें एक तरह से बीजेपी को जो है एक पॉजिटिव एज मिला है। लेकिन उसके साथ में मैं एक और चिंता की बात कहूँ कि वहाँ से एक जो राशिद इंजीनियर, जिनके ऊपर जो है एक देश विरोधी गतिविधियों की वजह से भी उनको जेल में डाला गया था, और उनके ऊपर जो जिस तरह के अभी भी इल्ज़ाम लगे हुए हैं, वैसा व्यक्ति भी जो जीत जाता है लोकसभा इलेक्शन, तो चिंता की बात यह है कि ऐसा नहीं है कि ऐसे एलिमेंट्स की पॉपुलैरिटी अभी भी बनी हुई है। तो ये भी एक चिंता का कारण है। वो लोग चुनाव को कितना प्रभावित करेंगे, या एंटी इंडिया नैरेटिव कितना अभी प्रभावी रहेगा वैली रीजन में, ये बहुत सारे कारण हैं। लेकिन सिक्योरिटी जो है, मैं कहूँ कि सिक्योरिटी बहुत बड़ा रीजन है। 19 तारीख तक जो है अमरनाथ यात्रा चलेगी, उसके दूसरे दिन 20 अगस्त से ही प्रोसेस शुरू कर देना, और यही सिक्योरिटी रीजन ही है जिसकी वजह से 3 फेजेज में इलेक्शन करवाए जा रहे हैं। वोटिंग जो है 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर, 4 तारीख को जो है काउंटिंग हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें बदली हुई परिस्थितियों में सरकार कोई भी ऐसा स्टेप नहीं छोड़ना चाहती है जिसकी वजह से चुनाव की पारदर्शिता
और जो ईमानदारी से चुनाव करवाए जा रहे हैं, क्योंकि ये एक देखा जाए तो एग्जाम्पल सेट करने वाली बात होगी कि इतनी चीज़ों के बाद में जैसा बीजेपी ने डिसाइड किया था उसी अकॉर्डिंग जो है इन लोगों ने चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न करवाया। बिल्कुल, कुल मिला के सर जिस तरीके से आपने बताया कि अभी जम्मू में सीटें बढ़ा दी गई हैं, तो अब हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी कश्मीर में सरकार बनाने के लिए जम्मू कश्मीर में अब प्रबल दावेदार हो सकती है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा क्योंकि वहाँ पर कुछ जो लोकल पार्टी हैं उनके साथ में मिल के जो है अभी भी जो स्थितियाँ बनी हुई हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से कोशिश होगी। भारतीय जनता पार्टी के पास में प्लस पॉइंट ये है कि उन्होंने जो सिक्योरिटी का जो कॉन्फिडेंस वहाँ पर दिया है लोगों के मन में, और तिरंगा यात्रा के जरिए जो देश के साथ जोड़ने की कोशिश की है, वो मुख्य धारा में के साथ जोड़ने की कोशिश की है। तीसरा जो है टूरिज्म सेक्टर में नया उत्साह दिख रहा है, जहाँ सिक्योरिटी होगा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर होगी, वहीं पर टूरिस्ट लोग जाएंगे, तो तीसरा फैक्टर है। चौथा फैक्टर यह है कि इन लोगों ने पाकिस्तान को जो है करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान को करारा जवाब देने का मतलब आप देखेंगे कि आप वहाँ अगर कुछ लोग पाकिस्तान की तरफ देख भी रहे होंगे तो वर्तमान स्थिति में तो पाकिस्तान खुद ही परेशान है। वहाँ पर तो सिंध, पंजाब और पिछले 2-3 महीने पहले जब पीओके में प्रोटेस्ट हुआ था तो पीओके के लोगों ने खुद कहा था कि हम इंडिया में शामिल होना चाहते हैं। वो स्थितियाँ अभी भी बनी हुई, वो स्थितियाँ अभी भी बनी हुई हैं। अभी कुछ दिन पहले जो है 14 अगस्त के ही दिन आपने देखा कि अगर वो पाकिस्तान का झंडा उन सब रीजन में है तो लोगों ने उखाड़ फेंक दिया है, और मिलिट्री को जो है वहाँ के जो अगर आर्मी मैन वहाँ पर दिखे हैं, मिलिट्री दिखी है तो उसको दौड़ा लिया है, उसके खिलाफ विद्रोह चल रहा है वहाँ पर। तो ऐसा नहीं, पाकिस्तान खुद अपनी स्थितियों में परेशान है, तो वो किस स्थिति में, उसके बावजूद जो है इस तरह के जो प्रयास हो रहे हैं, जो टेरर एक्सपोर्ट करने की कोशिश हो रही है, उसका भारतीय सरकार मैं समझता हूँ पूरी तरह सक्षम है जवाब देने में। देश के स्तर पर भी और इंटरनेशनल फोरम पर भी हम लोग बुरी तरह से उनको एक्सपोज कर चुके हैं। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर से काफ़ी दिलचस्प होने वाला है इस बार चुनाव जम्मू कश्मीर का। तो देखिए, आज चुनाव आयोग ने 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया है। जम्मू कश्मीर और इस बार दूसरा जो राज्य है वो हरियाणा, दोनों राज्यों में ही जो ज़बरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर में खास तौर पर 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, तो वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी लगातार सरकार चौकन है। चुनाव आयोग ने जब लोकसभा चुनाव कराए थे तो उस तरीके से बहुत बढ़िया तरीके से चुनाव हुए थे, जिसके बाद अब उम्मीद है चुनाव आयोग की कि अब इस चुनाव को भी वो बेहतरीन तरीके से कराएंगे। 3 चरणों में चुनाव होगा, 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे, और साथ में अब जम्मू कश्मीर और हरियाणा में क्या चुनावी समीकरण बैठेंगे, हर सीट का एनालिसिस हम आपको बताएंगे। रोजाना पोल पंच में हम आपको हरियाणा और जम्मू कश्मीर की बारी बारी से हर सीट के बारे में बताएंगे, वहां किस प्रकार से चुनाव प्रचार चल रहा है, वहां पर क्या क्या समीकरण है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसका पलड़ा भारी है, तमाम खबरें आपको मिलेंगी। लगातार रोजाना देखते रहिए पोल पंच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।